वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 ज्योग्राफी, हमारे पर्यावरण के विभिन्न संगठन। कल हमने जो है इसके कुछ पॉइंट्स साथ ही साथ टॉपिक को भी डिस्क्राइब किए थे। आज जो है हम इसको और आगे बताने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के अपनी टॉपिक। आज का टॉपिक्स है वह है विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पर्यावरण। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वीडियो शुरू से अंत तक देखें, जिससे हम जब समझाते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पर्यावरण। बात सही है कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो हर जगह जो है, हर स्थान पर एक जैसा माहौल नहीं मिलता है, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी रांची में हैं तो रांची का माहौल जो है पर्यावरण कुछ और है, ठीक है। अभी चले जाइए कश्मीर तो कश्मीर का पर्यावरण कुछ और मिलेगा। आप चले जाइए दक्षिण भारत, वहाँ का पर्यावरण कुछ और मिलेगा। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पर्यावरण मिलता है। समुद्री जगहों पर जाइए, वहाँ का पर्यावरण अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से यही बताना यहाँ पर चाह रहा है कि विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण भी अलग अलग होता है। जैसे लिखा हुआ है, भौतिक तथा जैविक परिस्थितियाँ सब जगह एक सी नहीं होती है। चाहे भौतिक परिस्थिति हो चाहे जैविक परिस्थिति हो, एक जैसा कहीं भी नहीं मिलता है, ठीक है। अतः पृथ्वी के सभी स्थानों या क्षेत्रों में पर्यावरण भी एक जैसा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए भू आकृति मतलब जो भूमि की आकृति है वह अलग मिलता है। जलवायु वहाँ का अलग मिलता है। वनस्पति वहाँ अलग प्रकार के मिलते हैं। वन्य जीव भी अलग प्रकार के मिलते हैं, है कि नहीं। जलवायु भी अलग मिलती है, वनस्पति भी अलग मिलती है और वन्य जीव भी अलग मिलते हैं, ठीक है। अब यहीं पर देखिए फिगर भी दिखाया गया है, विषुवत प्रदेश और टुंडा प्रदेश। टुंडा प्रदेश जो है पूरा ठंड प्रदेश है, ठीक है। तो वहाँ क्या है, हम लोग नहीं रह सकते हैं। इतनी ठंड है टुंडा प्रदेश में कि हम लोग को वहाँ रहने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में हम लोग नहीं रहे हैं, ठीक है। आदि जिन प्राकृतिक संसाधनों से किसी मरु प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण बनता है वो विषुवतीय प्रदेश के प्राकृतिक पर्यावरण से भिन्न हो गए और ये टुंडा प्रदेश के प्राकृतिक पर्यावरण से अलग हो गए। देखिए अभी जस्ट विषुवतीय प्रदेश, तो विषुवतीय जो प्रदेश है वो गर्म प्रदेश होता है, ठीक है। तो वहाँ का पर्यावरण कुछ और है, पर्यावरण का अनुकूल ही वहाँ के जो हैं पेड़ पौधे जीव जंतु वहाँ निवास करते होंगे। उसी प्रकार से टुंडा प्रदेश जो ठंड प्रदेश कहलाता है, तो वहाँ का पर्यावरण जो है प्राकृतिक पर्यावरण है उसी के हिसाब से वहाँ पनपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण समय के साथ बदलता रहता है। बात सही है, पर्यावरण जो हमारा पर्यावरण है वो समय के साथ क्या होता रहता है, बदलता है। कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी बरसात, इस तरह से आते रहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, यह सदा एक जैसा नहीं रहता है। बात सही है, एक जैसा होता है क्या। कुछ समय पहले 2 महीना पहले हमें ठंड लग रही थी, लेकिन अभी देखिए क्या लगता है, हम लोग को गर्मी लगती है। तो समय के साथ भी क्या होता है, पर्यावरण भी बदलता रहता है, मौसम भी बदलते रहते हैं, यह परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन की गति तीव्र या मंद कुछ भी हो सकता है। कहा गया है कि जो परिवर्तन होती है, ठीक है, ये परिवर्तन की जो गति हो सकती है या तो तेज हो सकती है या धीमी हो सकती है, क्योंकि यह परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों पर निर्भर करता है। अब कहता है कि ये परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन क्यों होता है, तो कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जो पर्यावरण को क्या करते हैं, परिवर्तन करने में मदद करते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें विचार करना होगा कि क्या भौतिक या जैविक पर्यावरण के तत्वों का स्वरूप निश्चित या स्थिर है अथवा परिवर्तनशील है। इसका उत्तर है कि वह परिवर्तनशील है। बात सही है, क्या है, वह परिवर्तनशील है ना। कभी देखते हैं कारक क्या हो सकता है, तापमान कारक इसका हो सकता है, मौसम कारक हो सकता है, हवा की गति से प्रभावित कर सकती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है, उदाहरण के लिए देखिए चट्टानें टूटती रहती है ना, टूटती रहती है और मृदा में बदलता रहता है।
चट्टानें टूटने से ही तो मिट्टी बनती है, मृदा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, स्वयं धरातल का स्वरूप भी परिवर्तनशील है। मौसम व ऋतु भी कभी एक समान नहीं रहता। अभी हमने जस्ट बताया कि मौसम हो या ऋतु हो, वह एक समान नहीं रहता, वो भी क्या होता है, बदलता रहता है। इस कारण जो है भौतिक और जैविक कारकों का परिवर्तनशील प्रवृत्ति के स्वरूप पर्यावरण में एक साथ परिवर्तन होता रहता है। अभी जस्ट हमने बताया कि भौतिक और जैविक कारक जो है, भौतिक कारक क्या हो सकता है, हवा की गति हो सकती है, सूर्य का तापमान कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ओले पड़ने की हो सकती है। ये सिर्फ भौतिक है। और जैविक में क्या हो सकती है तो इस तरह से जो है बदलते रहते हैं समय के साथ। पृथ्वी के भीतर होने वाले हलचलों के कारण भूकंप और ज्वालामुखी बहुत कम समय में व बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी के ऊपरी धरातल का स्वरूप बदलने में समर्थ है। बात सही है। जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जब हलचल होती है किसके कारण, तो वह भूकंप हो सकता है या ज्वालामुखी हो सकता है। तो बहुत कम समय में ही, ठीक है, वह धरातल जो है, धरती का ऊपरी सतह है, उसके स्वरूप को बदलने में समर्थ है। कहीं, ठीक है, धरती अंदर चली जाएगी, कहीं धरती ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से धरातल का स्वरूप बदलने में भूकंप और ज्वालामुखी बहुत क्षणकारक हो सकते हैं। ओके, जबकि प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से होने वाली घटनाएं, जैसे कि अब देखिए कहा गया प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से होने वाली घटनाएं, क्या घटनाएं घट सकती है, जैसे कि बहती हुई जलधारा, नदियों में जलधारा तेज बहती, पवन के बहाव, समुद्री लहरों के प्रभाव, है ना, समुद्रों में लहरों तो उसके प्रभाव से भी कोई बाढ़ आ जाती है। ठीक है, पवन के बहाव के कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये सब कारणों से समुद्री लहरों के प्रभाव से भी मृदा अपरदन का काम होता है। ठीक है, तो अपरदन की घटनाएं भी धीमी गति से हो सकती है या तीव्र गति से भी हो सकती है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में अध्ययन में हमें पर्यावरण, तो इस तरह से हम देखते हैं क्या है कि हर जगह जो है भौतिक चीज़ें और जैविक चीज़ें हमें प्रभावित करते रहते हैं। हिमालय क्षेत्र के अध्ययन से हमें पर्यावरण परिवर्तन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो सकती है। हिमालय क्षेत्र में प्राप्त सामुद्रिक अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति में समुद्र जीवों के अवशेषों की उपस्थिति, ऐसे ही अन्य प्रमाण के आधार पर वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि आज यद्यपि हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पर्यावरण का पर्वतीय स्वरूप देखने को मिलता है, किंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। इसके स्थान पर कभी समुद्र होता था जिसे टेनिस सागर कहा गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि और वहीं समुद्र पर्यावरण का स्वरूप उपस्थित था। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं कि भौतिक और जैविक पर्यावरण परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे पर। भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण है वह एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। देख लेते हैं, हम पढ़ेंगे, आप लोग भी बुक अपने पास रखिएगा कि भौतिक, ठीक है, और जैविक पर्यावरण परस्पर क्या है, निर्भर है एक दूसरे पर। कांगो नदी के बेसिन क्षेत्र में रहने वाले पिग्मी जनजाति के जीवन का यदि हम अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनका शारीरिक गठन यानी शारीरिक बनावट, जीवन शैली, जीने की जो शैली उनकी है आदि भौतिक पर्यावरण पर निर्भर है, जबकि उनका खान पान एवं आर्थिक गतिविधियां जैविक पर्यावरण पर निर्भर है। उनका जीवन संपूर्ण रूप से इन दोनों पर ही पूरी तरह से निर्भर है। अत्यधिक वर्षा, घने जंगल, अधिक गर्मी आदि भौतिक तत्व उन्हें पेड़ों पर रहने को विवश करते हैं। तो कृषि योग्य भूमि की कमी, जीवों की अधिकता, घने वृक्ष आदि उन्हें आखेट व लकड़ी काटने के व्यवसाय की ओर प्रेरित करते हैं। मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर होता है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कांगो, यहाँ पर जो है कांगो नदी के बेसिन क्षेत्र में रहने वाले पिग्मी जनजाति के जीवन को यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिया गया है। जैसे इसमें बताया गया है, ठीक है, ये हैं
पर्यावरण पर निर्भर रहने वाले लोग, उनका शारीरिक संगठन, उनका जो है शारीरिक गठन यानी शरीर की बनावट, जीवन जीने की जो शैली है, भौतिक पर्यावरण पर ही पूरा उनका निर्भर है। उनका खान पान और आर्थिक गतिविधियाँ जैविक पर्यावरण पर निर्भर है। कैसे? अगर अनाज ज़्यादा उपजेगा तब तो वहाँ से आर्थिक गतिविधियाँ उनका मजबूत होगा, लेकिन वहाँ क्या है, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। उनका जीवन संपूर्ण रूप से इन दोनों पर ही पूरी तरह से निर्भर है। अत्यधिक वर्षा, यहाँ क्या होती है, अधिक वर्षा, घने जंगल, अधिक गर्मी आदि भौतिक तत्व उन्हें पेड़ों पर रहने के लिए क्या कर देते हैं, विवश कर देते हैं, ठीक है। अधिक वर्षा होती है, ठीक है, वहीं रहना पड़ेगा उन्हें। अधिक गर्मी पड़ती है, घने वृक्ष आदि उन्हें आखेट, घने जो वहाँ वृक्ष हैं वह उन्हें आखेट और लकड़ी काटने के लिए, व्यवसाय के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक से उपलब्ध संसाधनों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो उसके आधार पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे वह संसाधनों का दोहन करता है, मतलब उपयोग करता रहता है, ठीक है, परिस्थितियाँ बदलती जाती है, भौतिक स्वरूप बदल जाते हैं और भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार जैविक पर्यावरण से भौतिक पर्यावरण क्या होता है, प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भौतिक पर्यावरण जैविक पर्यावरण को प्रभावित करता है। भौतिक जो पर्यावरण है वह जैविक पर्यावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है, और जैविक पर्यावरण से भौतिक पर्यावरण भी धीरे धीरे प्रभावित होता है। अभी यहाँ हम जानेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र ये क्या है और ये कैसे होता रहता है। पौधे तथा जंतु और पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं परस्पर मिलकर एक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन एकदम बराबर लिख दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा गया है। ओके, तो पौधे तथा जंतु और पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं और एक दूसरे पर परस्पर मिलकर एक पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्र जीवमंडल की इकाई है। पारिस्थितिकी जो है, ठीक है, वो जीवमंडल की इकाई है, यूनिट है। विभिन्न प्रकार के लाखों पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर पृथ्वी के जीवमंडल का निर्माण करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र किसी तालाब की वनस्पति, देखो कहा क्या, एक पारिस्थितिकी जो तंत्र हो सकता है वो तालाब या वनस्पति जैसा छोटा भी हो सकता है और महासागर या विषुवती वन जैसा विशाल भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा से छोटा भी हो सकता है और बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र के पर्यावरण में जैविक और अजैविक संगठक दोनों होते हैं। जैविक अजैविक संगठक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव तत्व हैं। देखो यहाँ पर बता दिया है कि अजैविक जो संगठक होते हैं वो क्या है, निर्जीव तत्व हैं, ठीक है। लेकिन जैविक संगठक तंत्र जो होता है वह सजीव तत्व होता है। क्या होता है, सजीव तत्व होता है, ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर रहने वाले जीव प्रायः आत्मनिर्भर होते हैं, अर्थात उनके आहार तथा ऊर्जा की लगभग सभी आवश्यकताएं पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर से ही पूर्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए पौधे उत्पादक कहलाते हैं। पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि पौधे से ही सभी कुछ हम लोग को मिलते हैं। चाहे जितनी भी खाने वाली वस्तुएं हैं वह पौधे और जानवरों से ही मिलते हैं। तो पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि सूर्य की ऊर्जा की मदद से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो साइंस में आपने पढ़े हैं। इन पौधों को खाने वाले पक्षियों तथा जानवरों को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अन्य पक्षियों तथा जानवरों का भक्षण करने वाले पक्षी जानवर द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। देखो यहाँ पर बता दिया गया है कि ग्रीन प्लांट्स जो है, ग्रीन जो प्लांट्स हैं, पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक। और जैसे ये ए है, ए क्या हो गया, उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया। ए को कौन खाता है, बकरी खाती है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ये क्या कहलाता, प्राथमिक उपभोक्ता। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, और जो बकरी को खाएगा तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से परिक्रमा चलती रहती है इस इकोसिस्टम में। ओके, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और पक्षियों तथा जानवरों का जो भक्षण करने वाले होते हैं, ठीक है, वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस तरह से याद रखने योग्य है, ठीक है, कि पौधे जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं,
क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो पौधे को खाने वाले होते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और जो पक्षियों और जानवरों को खाने वाले होते हैं उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले होते हैं उसे अपघटक कहते हैं। जैसे वह मर जाएगा, अंत में उसे फेंक दिया जाएगा, उसे डिकम्पोज किया जाएगा, कीड़े मकोड़े उसको क्या करते हैं, जीवाणु, ये सब कवक उसको नष्ट करते हैं, तो ऐसे को कहा गया है अपघटक जीव। क्योंकि वे पौधे तथा पशुओं के मृत अवशेषों को ऐसे द्रवों में विघटित कर देता है जिससे पौधे पोषक तत्व रूप में मृदा से ग्रहण करते हैं। फिर वह ऊर्जा जो एनर्जी होती है वह फिर से मिट्टी से होती हुई प्लांट में पहुंच जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखिए बताना चाहते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक को दिखाया गया है यहाँ। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ साफ साफ हो रहा है कि ये क्या है, प्लांट क्या है, घास, पेड़ पौधे तथा पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ये सब क्या है, ये जितने भी उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक को कौन खा रहा है, तो देख रहे हैं कि खरगोश खा रहा है, ठीक है, तो खरगोश क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है, तो बाज क्या होगा, द्वितीय उपभोक्ता यहाँ पर हो जा रहा है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से जो अपघटक क्या हो गए, जो मर गए, जैसे पेड़ खत्म हो जाते हैं, पेड़ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, तो देखिए इस पर फंगस उगाते हैं, ठीक है, और वो एनर्जी को अपघटित करके उसका यूज करता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ। देखिए यहाँ ये डायग्राम जो है बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि चलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं इसे। ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश सौर ऊर्जा मिलती है, वह पौधे उसको ऑब्जर्व करते हैं, वह उसे क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, और हरे पेड़ पौधे उसका यूज़ करते हैं। ये उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता अब जो है हरे पौधे की जो पत्तियाँ वो जो खाएगा, ठीक है, हरे पौधों की पत्तियों को जो खाएगा वो कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे शाकाहारी, तो बकरी क्या होती है, शाकाहारी होती है, ठीक है। अब इसे कौन खाएगा, तो इसको खाने वाले जो बकरी को खाएगा प्रथम उपभोक्ता को खाएगा, और द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है मांसाहारी कहलाता है, ठीक है। और जो ये द्वितीय उपभोक्ता को जो खाएगा मांसाहारी को तृतीय उपभोक्ता कहलाता है, वो बड़े मांसाहारी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये नष्ट होते हैं तो यहाँ से मृदा में अवशेष हो जाते हैं, अवशेष, और अपघटक उसको सड़ा गलाते हैं, फिर से ये प्लांट में पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से जो होती है हमारे इकोसिस्टम में जो है ये परिक्रमा जो है चलती रहती है। ओके, तो स्थान स्थान व समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में पारिस्थितिकी तंत्र अपना आकार ग्रहण करता है। स्थानीय, स्थलाकृति, जलवायु, देखिए यहाँ बताया गया है स्थानीय, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, मृदा, जीव जंतु आदि मिलकर एक समग्र रूप से एक बड़ा सा तंत्र का निर्माण करता है तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित भी करता है, ठीक है। पारिस्थितिकी संतुलन अब कहा गया है कि ये हमारा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में कैसे रहता है। ओके, तो पारिस्थितिकी तंत्र के संगठनों में एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है जिसे हम पारिस्थितिकी संतुलन के नाम से जानते हैं। घटकों के स्वरूप में परिवर्तन से यह संतुलन बिगड़ जाता है जिससे नए पारिस्थितिकी तंत्र जन्म लेता है। पर्यावरण जीवों को कई प्रकार से प्रभावित करता है। तापमान उनके विकास तथा प्रजनन की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। प्रकाश, पवन, मृदा का आकार, प्रकार, पादपों की प्रवृत्ति भी उसे प्रभावित करता है जो जीव जंतुओं के लिए आहार है। यदि पादपों की संख्या यदि कम हो जाए, कह रहा है कि पादपों की संख्या यानी पेड़ों की संख्या जो है, पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम हो जाए तो उसमें शाकाहारी की संख्या की शाकाहारी जो जीव है उस पर उसका प्रभाव पड़ना लगेगा और फिर उससे मांसाहारी जीवों की संख्या भी प्रभावित होगी। अतः एक परिवर्तन से अनेक परिवर्तन होते हैं जिससे संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिकी संतुलन के बिगड़ने के बदले
हुए पर्यावरण में मनुष्य के लिए लाभकारी व हानिकारक दोनों में से कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र कैसे संतुलन होता है मैं बताना चाहता हूँ। ये पौधे हैं, ए मान लिया कि ए कोई क्या है, पौधा है। अब इसकी संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। तो इसको खाने वाले कौन हैं, मान लिया बकरी या खरगोश, जो भी शाकाहारी होता है, शाकाहारी कोई भी शाकाहारी प्राणी हो सकता है। तो इसकी संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी इसकी संख्या में। तो इसकी संख्या में जब कमी आएगी तो इसको खाने वाले शाकाहारी को कौन है, तो मांसाहारी। कौन है, मांसाहारी है। ठीक है, तो मांसाहारी की संख्या में कमी आएगी। तो इस तरह से आगे तक ये कड़ी सिस्टम जो बनेगा उसमें क्या आता जाएगा, कमी आएगा। तो इस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन हो जाएगा। इसीलिए असंतुलन न हो, इसीलिए इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो में बस इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।